भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 380 जो अपील से संबंधित है। धारा 380 अपील। यह धारा उन प्रावधानों को निर्धारित करती है जिनके तहत धारा 369 के तहत दर्ज की गई शिकायत या शिकायत दर्ज करने से इनकार के संबंध में अपील की जा सकती है। यह सुनिश्चित करती है कि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की समीक्षा का एक तंत्र मौजूद हो। एक कोई भी व्यक्ति जिसके आवेदन पर किसी उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय ने धारा 369 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन शिकायत करने से इनकार कर दिया है या जिसके खिलाफ ऐसे न्यायालय द्वारा ऐसी शिकायत की गई है, उस न्यायालय में अपील कर सकता है जिसके वह पूर्व न्यायालय धारा 215 की उपधारा 4 के अर्थ में अधीनस्थ है और उच्चतर न्यायालय तत्पश्चात संबंधित पक्षों को सूचना देने के बाद शिकायत को वापस लेने का निर्देश दे सकता है या जैसा भी मामला हो शिकायत करने का निर्देश दे सकता है जिसे उस पूर्व न्यायालय ने धारा 399 के अधीन किया होता, और यदि वह ऐसी शिकायत करता है तो उस धारा के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ कौन अपील कर सकता है? योट कोई भी व्यक्ति जिसकी अर्जी पर हाई कोर्ट को छोड़कर किसी और कोर्ट जैसे सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट कोर्ट ने धारा 329 न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित अपराधों की शिकायत के तहत शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया है। 2, या कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ हाई कोर्ट को छोड़कर किसी और कोर्ट ने धारा 369 के तहत शिकायत दर्ज कर दी है। वो अपील कहाँ की जाएगी? वह व्यक्ति उससे ऊपर के कोर्ट में अपील कर सकता है, यानी जिस कोर्ट के वह धारा 215 की उपधारा 4 के तहत अधीनस्थ है, जो कोर्ट उसके फैसलों की समीक्षा कर सकता है। ओ ऊपर का कोर्ट क्या कर सकता है? जब ऊपर का कोर्ट अपील सुनता है तो वह 1, पहले संबंधित पक्षों को सूचना देगा, यानी जिसके खिलाफ शिकायत हुई है और जिसने अपील की है। 2, फिर वह शिकायत को वापस लेने का निर्देश दे सकता है अगर निचली अदालत ने शिकायत कर दी थी और ऊपर का कोर्ट उसे गलत मानता है। 3, या अगर निचली अदालत ने शिकायत करने से मना किया था तो ऊपर का कोर्ट शिकायत दर्ज करने का निर्देश दे सकता है। 4, और यदि ऊपर का कोर्ट खुद शिकायत दर्ज करने का आदेश देता है तो धारा 369 के सभी प्रावधान जैसे मजिस्ट्रेट को भेजना, सुरक्षा लेना आदि वैसे ही लागू होंगे। महत्व: यह न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चेक एंड बैलेंस प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि धारा 369 के तहत न्यायालयों द्वारा किए गए निर्णयों, शिकायत दर्ज करना या न करना की समीक्षा की जा सके और गलतियों को सुधारा जा सके। ये व्यक्तियों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। तो इस धारा के अधीन कोई आदेश और ऐसे किसी आदेश के अधीन रहते हुए धारा 369 के अधीन कोई आदेश अंतिम होगा और पुनरीक्षण रिवीजन के अधीन नहीं होगा। सरल शब्दों में ओ इस धारा 380 के तहत कोर्ट द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम फाइनल होगा। ओ और धारा 399 के तहत दिया गया कोई भी आदेश भी अगर धारा 380 के तहत उसे बदला नहीं गया है, अंतिम होगा। ओ इसका मतलब है कि इन आदेशों को आगे पुनरीक्षण रिवीजन के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती है। पुनरीक्षण एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड की समीक्षा करने की शक्ति है ताकि यह देखा जा सके कि कोई कानूनी त्रुटि हुई है या नहीं। महत्व: यह प्रावधान मामलों को अंतिम रूप देता है और अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकता है। एक बार जब अपीलीय न्यायालय धारा 380 के तहत निर्णय ले लेता है तो उस मामले पर आगे की न्यायिक समीक्षा सामान्य पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के तहत संभव नहीं होगी। इस धारा का समग्र महत्व: न्याय की रक्षा। यह धारा व्यक्तियों को अधीनस्थ न्यायालयों के उन निर्णयों के खिलाफ अपील करने का अधिकार देती है जो न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित अपराधों की शिकायतों से संबंधित हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि न्याय होता है। प्रक्रियात्मक निष्पक्षता: यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे निर्णयों की निष्पक्षता से समीक्षा हो, खासकर जब किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई हो।
अंतिम निर्णय यह प्रावधान करती है कि अपील के बाद का निर्णय अंतिम होगा, जिससे कानूनी कार्यवाही की निश्चितता सुनिश्चित होती है। न्यायिक पदानुक्रम यह न्यायपालिका के पदानुक्रम को बनाए रखती है, जहां उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति होती है। संक्षेप में, धारा 380 किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपील करने का अधिकार देती है जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय ने धारा 369 के तहत शिकायत की है या जिसने शिकायत करने से इनकार कर दिया है। यह अपील उच्च न्यायालय में की जाएगी, जो संबंधित पक्षों को सुनने के बाद शिकायत को वापस लेने या दर्ज करने का निर्देश दे सकता है। इस धारा के तहत दिया गया आदेश और धारा 369 के तहत दिया गया कोई भी आदेश, यदि इस धारा के तहत बदला न गया हो, अंतिम होगा और आगे पुनरीक्षण के अधीन नहीं होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2030 की धारा 321, जो खर्चों का आदेश देने की शक्ति, पावर टू ऑर्डर कॉस्ट्स से संबंधित है। धारा 384, खर्चों का आदेश देने की शक्ति। यह धारा न्यायालयों को यह अधिकार देती है कि वे धारा 329 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए या धारा 380 के तहत ऐसी शिकायत के विरुद्ध अपील के मामलों में खर्चों कॉस्ट्स के संबंध में उचित आदेश दे सकें। धारा 379 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए या धारा 380 के अधीन अपील के लिए उसे दिए गए आवेदन से संबंधित कोई भी न्यायालय खर्चों के संबंध में ऐसा आदेश देने की शक्ति रखेगा जो न्यायोचित हो। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ लागू होने की स्थिति, यह धारा उन मामलों पर लागू होती है जहां कोई कोर्ट धारा 369 के तहत किसी अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए आवेदन पर विचार कर रहा है। याद दिला दें, धारा 369 उन अपराधों से संबंधित है जो कोर्ट की कार्यवाही के दौरान हुए हों, या धारा 380 के तहत ऐसी शिकायत दर्ज करने से इनकार करने या शिकायत दर्ज करने के खिलाफ अपील पर विचार कर रहा है। ओ कोर्ट की शक्ति, ऐसे मामलों से निपटने वाला कोई भी कोर्ट, चाहे वह मूल शिकायत पर सुनवाई कर रहा हो या अपील पर, के पास यह शक्ति है कि वह खर्चों कॉस्ट्स के संबंध में आदेश दे सके। ओ जो न्यायोचित हो, एज मे बी जस्ट, इसका मतलब है कि कोर्ट यह तय कर सकता है कि इस कानूनी प्रक्रिया के दौरान हुए खर्चों, जैसे वकीलों की फीस, दस्तावेज तैयार करने का खर्च आदि का भुगतान कौन करेगा और कितना करेगा। यह आदेश न्यायोचित और उचित होना चाहिए। महत्व ओ लागत नियंत्रण, यह न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने का एक साधन प्रदान करता है कि पक्षकार अनावश्यक या तुच्छ आवेदन न करें, क्योंकि उन्हें खर्च वहन करने का आदेश दिया जा सकता है। और न्याय का संतुलन, यह न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह यह तय करे कि मुकदमेबाजी की लागत का भार उचित रूप से किस पर पड़ना चाहिए, खासकर जब एक पक्ष की कार्रवाई अनावश्यक पाई जाती है या वह मामले को बेवजह खींचता है। ओ दुरुपयोग की रोकथाम, यह धारा 369 और 380 के तहत न्यायिक प्रक्रिया के संभावित दुरुपयोग को रोकने में मदद करती है, क्योंकि बेबुनियाद शिकायतें या अपीलें दायर करने पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। संक्षेप में, धारा 381 यह प्रावधान करती है कि धारा 349 शिकायत दर्ज करने के लिए आवेदन या धारा 380 ऐसी शिकायत के संबंध में अपील से संबंधित मामलों से निपटने वाले किसी भी न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह कानूनी कार्यवाही में हुए खर्चों के संबंध में ऐसा आदेश दे जो उसे न्यायोचित लगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 322, जो संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस, से संबंधित है। धारा 352, संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट की प्रक्रिया। यह धारा उस प्रक्रिया को बताती है जिसका पालन एक मजिस्ट्रेट तब करता है जब उसे धारा 398 या 380 के तहत न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित अपराधों की शिकायत प्राप्त होती है। यह उस विशेष स्थिति से निपटती है जब शिकायत न्यायालय द्वारा स्वयं की जाती है, न कि पुलिस द्वारा। 1.
धारा 399 या धारा 380 के अधीन जिस मजिस्ट्रेट को शिकायत की जाती है वह अध्याय 17 ईयर में किसी भी बात के होते हुए भी जहां तक हो सके मामले से इस प्रकार निपटेगा मानो वह पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किया गया हो। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ शिकायत प्राप्त करने वाला मजिस्ट्रेट वह मजिस्ट्रेट जिसे धारा 399 न्यायालय द्वारा स्वयं शिकायत करना या धारा 380 अपीलीय न्यायालय द्वारा शिकायत का निर्देश देना के तहत शिकायत मिलती है। ओ अध्याय 17 का अपवाद। अध्याय 17 आमतौर पर मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायतों पर संज्ञान लेने की प्रक्रिया से संबंधित है, जैसे निजी शिकायतें। लेकिन यह धारा कहती है कि इस अध्याय में जो कुछ भी लिखा है उसके बावजूद वो कैसे निपटेगा। मजिस्ट्रेट उस मामले से इस तरह निपटेगा जैसे कि वह पुलिस रिपोर्ट पर दर्ज किया गया हो। महत्व आमतौर पर निजी शिकायत अध्याय 7 के तहत पर मजिस्ट्रेट को गवाहों की जांच करनी पड़ती है और कुछ प्रारंभिक कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन जब शिकायत न्यायालय द्वारा ही की गई हो जो अधिक विश्वसनीय मानी जाती है तो मजिस्ट्रेट सीधे पुलिस रिपोर्ट पर दर्ज मामले की तरह कार्रवाई करेगा। इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट तुरंत अभियुक्त को समन या वारंट जारी कर सकता है और मामले को आगे बढ़ा सकता है बिना प्रारंभिक जांच के। महत्व यह न्यायालय द्वारा की गई शिकायतों को एक विशेष दर्जा देता है और प्रक्रिया को गति देता है, यह मानते हुए कि न्यायालय ने पहले ही एक प्रारंभिक जांच कर ली है। 2 जहां ऐसे मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मजिस्ट्रेट को जिसे मामला अंतरित किया गया हो के ध्यान में लाया जाता है कि उस न्यायिक कार्यवाही में पारित निर्णय के खिलाफ एक अपील लंबित है जिससे यह मामला उत्पन्न हुआ है, तो वह यदि वह उचित समझे किसी भी स्तर पर मामले की सुनवाई को तब तक के लिए स्थगित कर सकता है जब तक ऐसी अपील का निर्णय न हो जाए। सरल शब्दों में अन्यायिक कार्यवाही की अपील लंबित। यह धारा उस स्थिति की बात करती है जहां मुख्य न्यायिक कार्यवाही जैसे हत्या का मुकदमा या संपत्ति का विवाद जिससे धारा 399 380 वाला अपराध जैसे झूठी गवाही उत्पन्न हुआ था, उस मुख्य कार्यवाही के निर्णय के खिलाफ कोई अपील अभी भी चल रही है। ओ मजिस्ट्रेट का विवेक। यदि मजिस्ट्रेट या कोई अन्य मजिस्ट्रेट जिसे मामला स्थानांतरित किया गया हो को इस अपील के बारे में पता चलता है, तो वह अगर उसे ठीक लगता है किसी भी स्टेज पर उस अपराध झूठी गवाही आदि की सुनवाई को रोक सकता है। यह सुनवाई तब तक स्थगित की जा सकती है जब तक मुख्य न्यायिक कार्यवाही में चल रही अपील का फैसला न हो जाए। महत्व यह प्रावधान न्यायिक विवेक को अनुमति देता है। यदि मुख्य मामले जिससे शिकायत उत्पन्न हुई है का परिणाम अपील में बदल सकता है तो संबंधित अपराध जैसे झूठी गवाही की सुनवाई को रोकना उचित हो सकता है। यह विरोधाभासी निर्णयों से बचाता है और न्यायिक अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करता है। इस धारा का समग्र महत्व विशेष प्रकृति की शिकायतें। यह धारा न्यायालयों द्वारा की गई शिकायतों को एक विशेष प्रक्रिया प्रदान करके उनकी गंभीरता और विश्वसनीयता को पहचानती है। दक्षता यह ऐसी शिकायतों पर संज्ञान लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है जिससे अनावश्यक कदम हट जाते हैं। न्यायिक सुसंगति यह सुनिश्चित करती है कि यदि मुख्य न्यायिक कार्यवाही का परिणाम अपील में लंबित है तो संबंधित अपराधों की सुनवाई को उचित रूप से नियंत्रित किया जा सके ताकि न्यायपालिका में विरोधाभास या अक्षमता से बचा जा सके। न्यायिक विवेक यह मजिस्ट्रेट को विवेकपूर्ण शक्ति प्रदान करती है ताकि वह विशेष परिस्थितियों में सुनवाई को स्थगित कर सके। NH से संक्षेप में धारा 392 यह बताती है कि जिस मजिस्ट्रेट को धारा 329 या 380 के तहत न्यायालय द्वारा शिकायत मिलती है वह उस मामले से पुलिस रिपोर्ट पर दर्ज मामले की तरह निपटेगा। इसके अलावा यदि उस न्यायिक कार्यवाही जिससे यह शिकायत उत्पन्न हुई है के खिलाफ कोई अपील लंबित है तो मजिस्ट्रेट अपने विवेक से उस मामले की सुनवाई को तब तक के लिए स्थगित कर सकता है जब तक उस अपील का निर्णय न हो जाए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
2023 की धारा 333 जो झूठे साक्ष्य देने के लिए विचारण की संक्षिप्त प्रक्रिया समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस से संबंधित है। धारा 333 झूठे साक्ष्य देने के लिए विचारण की संक्षिप्त प्रक्रिया। यह धारा एक विशिष्ट और त्वरित प्रक्रिया का प्रावधान करती है जब सत्र न्यायालय या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी गवाह ने उनकी ही कार्यवाही में जानबूझकर झूठी गवाही दी है या झूठे सबूत गढ़े हैं। यह धारा न्याय की शुचिता बनाए रखने के लिए ऐसे अपराधों पर तुरंत कार्रवाई करने की अनुमति देती है। 1. यदि किसी न्यायिक कार्यवाही का निपटारा करने वाले किसी निर्णय या अंतिम आदेश को सुनाते समय एक सत्र न्यायालय या प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट इस आशय की राय व्यक्त करता है कि ऐसी कार्यवाही में उपस्थित किसी गवाह ने जानबूझकर या स्वेच्छा से झूठा साक्ष्य दिया था या इस इरादे से झूठा साक्ष्य गढ़ा था कि ऐसे साक्ष्य का ऐसी कार्यवाही में उपयोग किया जाना चाहिए, तो वह यदि संतुष्ट है कि न्याय के हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि गवाह को जैसा भी मामला हो झूठे साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए संक्षिप्त रूप से विचारित किया जाना चाहिए, तो अपराध का संज्ञान ले सकता है और अपराधी को ऐसे अपराध के लिए दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए, यह कारण बताने का उचित अवसर देने के बाद ऐसे अपराधी का संक्षिप्त रूप से विचारण कर सकता है और उसे अधिकतम 3 महीने तक के कारावास या 1000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित कर सकता है। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। वो कब लागू होता है? जब कोई सत्र न्यायालय या प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट किसी केस का फैसला सुना रहा हो या कोई अंतिम आदेश दे रहा हो। वो क्या पता चले? कोर्ट को यह राय बनती है कि किसी गवाह ने उसी केस में जानबूझकर नोविंगली या अपनी मर्जी से विलफुली झूठी गवाही दी है या इस इरादे से झूठे सबूत गढ़े हैं कि उनका उस केस में इस्तेमाल हो। और न्याय के हित में जरूरी, अगर कोर्ट को लगता है कि न्याय के लिए यह जरूरी और ठीक, नेसेसरी एंड एक्सपीडिएंट है कि उस गवाह पर झूठे साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए तुरंत मुकदमा चलाया जाए, ओ कोर्ट क्या कर सकता है? ये उस अपराध का संज्ञान ले सकता है, टेक कॉग्निजेंस। 2. झूठे गवाह को कारण बताने का उचित मौका, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा कि उसे सजा क्यों न दी जाए। 3. उसके बाद उस अपराधी का संक्षिप्त रूप से विचारण समैरिली ट्राई कर सकता है, यानी एक तेज और सरल तरीके से मुकदमा चला सकता है। 4. और उसे अधिकतम 3 महीने की जेल या 8000 तक का जुर्माना या दोनों की सजा सुना सकता है। महत्व: यह न्यायालयों को अपनी ही कार्यवाही के दौरान हुए झूठे साक्ष्य के अपराधों पर तुरंत और प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने की शक्ति देता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता बनी रहे और झूठी गवाही को रोका जा सके। यह एक चेतावनी के रूप में भी कार्य करता है। 2. ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय जहां तक व्यावहारिक हो सके संक्षिप्त विचारणों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा। सरल शब्दों में, ऐसे मामलों में कोर्ट को संक्षिप्त विचारणों समरी ट्रायल्स की प्रक्रिया का पालन करना होगा। यह प्रक्रिया आमतौर पर छोटे अपराधों के लिए होती है और इसमें विस्तृत मुकदमेबाजी के बजाय एक तेज और सरल प्रक्रिया अपनाई जाती है। महत्व: यह सुनिश्चित करता है कि न्याय तुरंत मिले और प्रक्रिया सरल रहे। 3. इस धारा में कुछ भी न्यायालय की धारा 369 के अधीन अपराध के लिए शिकायत करने की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा जहां वह इस धारा के अधीन कार्यवाही करना नहीं चुनता है। सरल शब्दों में, यह धारा कोर्ट की उस शक्ति पर कोई असर नहीं डालती है जहां वह धारा 369 जो न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित अपराधों की शिकायत के लिए एक सामान्य प्रक्रिया बताती है, के तहत शिकायत कर सकता है। मतलब, अगर कोर्ट इस धारा 333 के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया का विकल्प नहीं चुनता है, यानी अगर वह तुरंत सजा नहीं देना चाहता, तो भी वह धारा 319 के तहत एक सामान्य शिकायत दर्ज कर सकता है ताकि एक विस्तृत मुकदमा चलाया जा सके। महत्व: यह न्यायालयों को इस प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए 2 विकल्प प्रदान करता है, या तो त्वरित
संक्षिप्त विचारण या अधिक विस्तृत सामान्य विचारण धारा 329 के तहत। 4. जहां उपधारा 1 के अधीन कोई कार्रवाई शुरू होने के बाद सत्र न्यायालय या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि उस निर्णय या आदेश के खिलाफ एक अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है जिसमें उपधारा में संदर्भित राय व्यक्त की गई थी, तो वह जैसा भी मामला हो, अपील या पुनरीक्षण के आवेदन के निपटारे तक विचारण की आगे की कार्यवाही को रोकेगा और तत्पश्चात विचारण की आगे की कार्यवाही अपील या पुनरीक्षण के आवेदन के परिणामों का पालन करेगी। सरल शब्दों में, अगर धारा 323 के तहत झूठे गवाह पर मुकदमा शुरू हो गया है, और कोर्ट को पता चलता है कि जिस मुख्य केस के फैसले में झूठी गवाही की बात कही गई थी, उस फैसले के खिलाफ अपील या पुनरीक्षण रिवीजन का आवेदन अभी लंबित है, तो कोर्ट झूठे गवाह पर चल रहे मुकदमे की आगे की कार्यवाही को तब तक रोक देगा जब तक मुख्य केस की अपील या पुनरीक्षण का फैसला नहीं आ जाता। और झूठे गवाह पर चल रहे मुकदमे की आगे की कार्यवाही उस अपील या पुनरीक्षण के नतीजे पर निर्भर करेगी। महत्व, यह न्यायपालिका में विरोधाभासी निर्णयों से बचाता है। यदि मुख्य निर्णय जिसमें झूठी गवाही का उल्लेख था अपील में उलट जाता है तो झूठी गवाही के लिए चलाए जा रहे मुकदमे की वैधता प्रभावित हो सकती है। इसलिए मुख्य निर्णय के अंतिम होने तक प्रतीक्षा करना उचित है। इस धारा का समग्र महत्व न्यायपालिका की शुचिता। यह धारा न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता और विश्वसनीयता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। झूठी गवाही देने वालों को तुरंत जवाबदेह ठहराती है। दक्षता और निवारण, यह त्वरित और संक्षिप्त विचारण का प्रावधान करके ऐसे अपराधों पर तुरंत कार्रवाई करने की अनुमति देती है जिससे दूसरों को झूठी गवाही देने से रोका जा सके। न्यायिक विवेक, यह न्यायालयों को ऐसे मामलों से निपटने के लिए लचीलापन प्रदान करती है, उन्हें त्वरित कार्रवाई या अधिक विस्तृत प्रक्रिया चुनने की अनुमति देती है। न्यायिक सामंजस्य, यह सुनिश्चित करती है कि संबंधित मामलों, मुख्य कार्यवाही और झूठी गवाही का मुकदमा के परिणाम एक दूसरे के अनुरूप हों। आज से इसकी संक्षेप में, धारा 343 सत्र न्यायालय या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को यह शक्ति देती है कि यदि किसी न्यायिक कार्यवाही में कोई गवाह जानबूझकर झूठी गवाही देता है या झूठे सबूत गढ़ता है तो वे तुरंत उस गवाह पर संक्षिप्त मुकदमा चला सकते हैं और उसे अधिकतम 3 महीने की जेल या 8,000 जुर्माना या दोनों की सजा दे सकते हैं। हालांकि कोर्ट यदि चाहे तो सामान्य शिकायत प्रक्रिया धारा 359 का भी पालन कर सकता है। यदि झूठी गवाही से संबंधित मुख्य केस का निर्णय अपील या पुनरीक्षण में लंबित है तो झूठे गवाह पर चल रहे मुकदमे को तब तक के लिए रोक दिया जाएगा जब तक उस अपील पुनरीक्षण का निपटारा नहीं हो जाता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 340 जो अवमानना के कुछ मामलों में प्रक्रिया प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस ऑफ कंटेम्प्ट से संबंधित है। धारा 346 अवमानना के कुछ मामलों में प्रक्रिया। यह धारा उन विशिष्ट स्थितियों से संबंधित है जहां न्यायालय की अवमानना या न्याय के प्रशासन में बाधा डालने वाले कुछ अपराध न्यायालय के सामने या उसकी उपस्थिति में किए जाते हैं। यह न्यायालय को ऐसे अपराधों पर तुरंत कार्रवाई करने की शक्ति देती है। 1. जब भारतीय न्याय संहिता 2023 का 45 की धारा 210, धारा 213, धारा 214, धारा 215 या धारा 261 में वर्णित कोई ऐसा अपराध किसी सिविल, आपराधिक या राजस्व न्यायालय के दृष्टि या उपस्थिति में किया जाता है तो न्यायालय अपराधी को अभिरक्षा में निरुद्ध करवा सकता है और उसी दिन न्यायालय के उठने से पहले किसी भी समय अपराध का संज्ञान ले सकता है और अपराधी को यह कारण बताने का उचित अवसर देने के बाद कि उसे इस धारा के अधीन दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए, अपराधी को 1,000 रुपये से अधिक जुर्माने की सजा सुना सकता है और जुर्माने का भुगतान न करने पर 1 महीने तक की अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा सुना सकता है, जब तक कि ऐसा जुर्माना पहले ही भुगतान न कर दिया जाए। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं।
ओ कब लागू होता है? जब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की कुछ खास धाराओं में बताए गए अपराध, जैसे धारा 210 लोक सेवक को उसके वैध प्राधिकार के प्रयोग में बाधा डालना, धारा 213 लोक सेवक द्वारा विधिपूर्वक दिए गए आदेश की अवज्ञा करना, धारा 214 न्यायालय में शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से मना करना, धारा 215 लोक सेवक को प्रश्न का उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से मना करना, धारा 267 न्यायालय की कार्यवाही को बाधित करना या उसका अपमान करना। किसी भी सिविल, आपराधिक या राजस्व न्यायालय की नजर या उपस्थिति में किए जाते हैं, यानी कोर्ट के सामने ही होते हैं। ओ कोर्ट क्या कर सकता है? 1. कोर्ट तुरंत अपराधी को हिरासत में लेने का आदेश दे सकता है। 2. उसी दिन कोर्ट के उठने से पहले किसी भी समय उस अपराध का संज्ञान ले सकता है, यानी उस पर कार्रवाई शुरू कर सकता है। 3. अपराधी को यह उचित मौका, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा कि वह बताए कि उसे सजा क्यों न दी जाए। 4. इसके बाद कोर्ट अपराधी को अधिकतम 8,000 तक के जुर्माने की सजा सुना सकता है। 5. अगर अपराधी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे अधिकतम 1 महीने तक की साधारण जेल हो सकती है, जब तक कि वह जुर्माना भर न दे। महत्व: यह धारा न्यायालयों को अपनी गरिमा और प्राधिकार बनाए रखने के लिए तत्काल शक्ति देती है। जब कोई अपराध न्यायालय के सामने ही किया जाता है तो त्वरित कार्रवाई न्याय प्रशासन की प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय अपराध का गठन करने वाले तथ्य को रिकॉर्ड करेगा, अपराधी द्वारा दिया गया बयान यदि कोई हो, साथ ही निष्कर्ष और सजा। सरल शब्दों में, जब कोर्ट इस धारा के तहत किसी को सजा सुनाता है तो उसे अपने रिकॉर्ड में साफ साफ लिखना होगा: ओ, वह क्या तथ्य थे जिनसे अपराध बना। ओ, अगर अपराधी ने कोई बयान दिया है तो वह भी। ओ, कोर्ट का क्या निष्कर्ष था। ओ, और क्या सजा दी गई। महत्व: यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे त्वरित निर्णयों में भी पारदर्शिता और उचित रिकॉर्ड रख रखाव हो, ताकि बाद में इसकी समीक्षा की जा सके। हालांकि ये मामले आमतौर पर अंतिम होते हैं, पुनरीक्षण के अधीन नहीं। 3. यदि अपराध भारतीय न्याय संहिता 2023 का 45 की धारा 277 के अधीन है तो रिकॉर्ड में उस न्यायिक कार्यवाही की प्रकृति और चरण दिखाया जाएगा जिसमें न्यायालय बाधित या अपमानित हुआ था, और बाधा या अपमान की प्रकृति। सरल शब्दों में, अगर अपराध बीएनएस की धारा 260 न्यायालय की कार्यवाही को बाधित करना या उसका अपमान करना के तहत है, तो कोर्ट को अपने रिकॉर्ड में यह भी विशेष रूप से दर्ज करना होगा कि ओ, वह किस तरह की न्यायिक कार्यवाही चल रही थी, जैसे सिविल, आपराधिक। ओ, वह कार्यवाही किस स्टेज पर थी, जैसे गवाही चल रही थी, दलीलें दी जा रही थीं। ओ, और बाधा या अपमान किस तरह का था, जैसे चिल्लाना, अभद्र टिप्पणी करना, कार्यवाही को रोकना। महत्व: धारा 257 के अपराध की विशिष्टता को पहचानते हुए यह सुनिश्चित करता है कि उल्लंघन का सटीक विवरण दर्ज किया जाए, जो अवमानना के विशिष्ट मामलों में न्याय के लिए महत्वपूर्ण है। इस धारा का समग्र महत्व: न्यायालय का सम्मान और प्राधिकार। यह धारा न्यायालयों को अपनी गरिमा, व्यवस्था और प्राधिकार को तुरंत बनाए रखने में सक्षम बनाती है, जो न्याय के उचित प्रशासन के लिए आवश्यक है। त्वरित न्याय: जब अपराध न्यायालय की उपस्थिति में होता है तो त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता होती है। यह धारा एक संक्षिप्त प्रक्रिया प्रदान करके इसे संभव बनाती है। निवारण: यह संभावित अपराधियों को न्यायालय की कार्यवाही के दौरान ऐसे अपराध करने से रोकती है, क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। रिकॉर्ड रख रखाव: यह सुनिश्चित करती है कि संक्षिप्त विचारणों में भी अपराध और निर्णय का पर्याप्त रिकॉर्ड रखा जाए। संक्षेप में, धारा 384 यह शक्ति देती है कि यदि भारतीय न्याय संहिता की कुछ धाराओं में वर्णित कोई अपराध, जैसे अवज्ञा, झूठी शपथ या न्यायालय का अपमान, किसी सिविल, आपराधिक या राजस्व न्यायालय की उपस्थिति में किया जाता है, तो न्यायालय अपराधी को तुरंत हिरासत में ले सकता है, उसी दिन संज्ञान ले सकता है, उसे कारण बताने का मौका देने के बाद उसे अधिकतम Rs 8,000 के जुर्माने या 1 महीने की साधारण कारावास की सजा सुना सकता है।
न्यायालय को अपराध के तथ्यों, अपराधी के बयान, निष्कर्ष और सजा को रिकॉर्ड करना होगा। धारा 267 के अपराधों के लिए न्यायिक कार्यवाही की प्रकृति और बाधा अपमान का भी रिकॉर्ड में उल्लेख करना होगा।